नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से और आज ये इस अध्याय का आखिरी एपिसोड है। पिछली बार हम आपसे सारी नेचर्स की बात कर रहे थे, कुछ एरियाज़ की बात की थी। मैंने क्लासिकल फिजिक्स के जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे इन 2 वर्षों में उसके बारे में बात कर ली थी। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात नहीं की थी, बॉर्डर फिजिक्स के बारे में बात अभी नहीं की थी। तो इस बॉर्डर फिजिक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्वांटम फिजिक्स है और इस क्वांटम फिजिक्स में जिस जिस तरह के कणों की हम बात करेंगे उनकी लंबाई या तो परमाणु के आकार की है या परमाणु से भी छोटी है। मॉलिक्यूल की पढ़ाई, अणुओं के बारे में आप आमतौर से पढ़ाई कक्षा 11-12 के स्तर पर रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में करते हैं, यहाँ पर बहुत कम करते हैं, बहुत ही कम। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, आपका जो कॉमन सेंस है, जो आपका सामान्य ज्ञान है, वो इस एरिया में गायब हो जाता है, बिल्कुल लागू नहीं होता। इस एरिया में बिल्कुल लागू नहीं होता, आपका कॉमन सेंस डज नॉट अप्लाई। ये इस बात का ध्यान रखिए। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं तो आप उसकी एनालॉजी आपको नहीं बता सकता, उसके समरूप उदाहरण नहीं बता सकता। मैं क्या बता सकता हूँ आपको कि वहाँ से मैं कुछ नियमों को बनाऊँ और उन नियमों को प्रतिपादित करते हुए, बढ़ाते हुए और फिर एक्सपेरिमेंट्स से वेरिफिकेशन करके दिखाऊँ। तो एक्सपेरिमेंट्स मुझे ये दिखाते हैं कि जो प्रतिपादन, जो रूल्स मैंने बनाए थे या जो नियम मैंने बनाए थे, वो नियम मेरे सही हैं और वो नियम आखिर तक सभी तरह की सिचुएशंस में लागू होते हैं। तो ये मुझे एक संबल प्रदान करते हैं और पूरा इस तरह का भरोसा देते हैं कि जो मैंने नियम बनाए थे वो सही थे। तो जो सारी की सारी क्वांटम मैकेनिक्स है, जो क्वांटम फिजिक्स है या माइक्रो फिजिक्स है, वो पूरी की पूरी इसी अवधारणा पर आधारित है जिसमें कॉमन सेंस अप्लाई नहीं होता और या जो क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स गलत हैं। एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स क्लासिकल फिजिक्स को आगे चलकर आप देखेंगे कि उसके सम्मत हो जाते हैं। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के जो रूल्स हम बनाते हैं और उसमें ऑर्डर को चेंज कर दें, उसकी वस्तुओं को बड़ा साइज कर दें, तो हमें रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स के ही मिलने लग जाते हैं, चाहे वो भले ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, चाहे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं आता, बट दैट इज अगेन एरिया, वो भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि आपका कॉमन सेंस अप्लाई नहीं होता, जहाँ पर कॉमन सेंस लागू नहीं होता। तो इस तरह के हम चीज़ें देखेंगे, जैसे परमाणु का मॉडल है, नाभिक का मॉडल है, क्वार्क्स का मॉडल है। नाभिक के अंदर जो कण हैं, नाभिक के अंदर जो कण है जिनको के बारे में बता रहा था कि बोसॉन्स हैं, और क्योस है, चार्म पार्टिकल है, ट्रुथ है, ब्यूटी है, उन सबको मिलाकर के क्वार्क्स कहते हैं। तो जो क्वार्क मॉडल की जिसकी बात कर रहे थे हम, तो ये सब क्वांटम मैकेनिक्स के ही हिस्से हैं। और आजकल तो हम क्वार्क मॉडल क्या प्रियॉन मॉडल की भी बात करते हैं, जो कि क्वार्क के भी हिस्से हैं। कोई मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। अणु परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। परमाणु में नाभिक इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के अंदर न्यूक्लियन है जिनको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे मिलकर के बने हैं? क्वार्क से। क्वार्क किससे मिलकर के बने हैं? प्रियॉन से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई और क्वार्क है ऐसा मत सोच लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन अभी भी फंडामेंटल पार्टिकल है। हो सकता है कि आगे आने वाले वर्षों में हमें मालूम पड़े कि इलेक्ट्रॉन भी किसी और चीज़ से मिलकर के बना है। पर अभी तक आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, मूल कण है। नहीं, अब नहीं है। समय के हिसाब से हमने देखा कि वो क्वार्क से मिलकर के बने हैं। अभी दूसरी अवधारणा है कि ये क्वार्क भी प्रियॉन से मिलकर बने हैं। कोई बात नहीं, आगे आने वाले बरस बताएंगे कि किस तरह से ये देखिए विकास कैसे हो रहा है, कैसे मालूम पड़ रहा है। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपसे चर्चा करूँगा। आज आखिरी एपिसोड है तो इसमें चर्चा करूँगा मैं आपसे पूरी तरह से। और अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि भौतिकी की राशियाँ जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के साथ क्या चक्कर, क्या खेल है इन नंबर्स का। इन नंबर्स के साथ खेलेंगे हम, देखते हैं। अभी देखिए भौतिक राशियों में हम बेसिकली 3 या 4 राशियों की बात यहाँ पर करते हैं। बहुत सारी राशियाँ हैं। मेरा जो बेसिक उद्देश्य है, अगले अध्याय में आप और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का है उसमें। लेकिन लंबाई के देखें, लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, तो इनके परास क्या है, इनके परिसर क्या हैं। देखिए एक बड़ी ब्यूटी निकल के आती है, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटी। मैं नंबर्स को बोलता हूँ, उसके बाद में आपको मालूम पड़ेगा क्या ब्यूटी है नेचर में। नेचर इज़ रियली ब्यूटीफुल। प्रकृति बहुत सुंदर है। इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ सीखने का मौका दिया है। इस प्रकृति की देखिए लंबाई अगर देखें तो प्रोटॉन की लंबाई, इलेक्ट्रॉन की लंबाई की बात मत कर दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की साइज़ की बात मत कर दीजिएगा, क्योंकि वो फंडामेंटल पार्टिकल है, उसकी हमें नहीं मालूम है। उसके बारे में जो हम रेडियस की बात करते हैं वो दूसरे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं, वो दूसरी तरह की वैल्यूज़ हैं जो कि उसकी एनर्जी को रूप देती है, ना कि उसके साइज़ को, आकार को। तो उसकी इलेक्ट्रॉन की रेडियस की कभी बात मत कर दीजिएगा अभी तक। हो सकता है कि आगे आने वाले 20 वर्षों में मालूम पड़ जाए, पर अभी नहीं है। विकास हो रहा है भौतिकी का, सारी चीज़ों में रिसर्च हो रही है।
तो लंबाइयाँ जो है जैसे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की लंबाई सब अभी है, क्वार्क्स को फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, इसलिए मैं क्वार्क्स की लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो प्रोटॉन और लंबाई की बात जो 10⁻⁻14 मीटर्स, 10 एटोमीटर, एक एटोमीटर 10⁻⁻15 मीटर्स। कैन यू इमेजिन हाउ शॉर्ट इट इज़? कितना छोटी नंबर है 10⁻⁻14 मीटर्स, कितनी छोटी लंबाई है। आप अपनी नंगी आंख से 10⁻⁻4 मीटर ही देख सकते हैं, या 100 माइक्रोन सिर्फ ही देख सकते हैं, उससे छोटा नहीं देख सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने छोटे पार्टिकल हैं ये 10⁻⁻15 मीटर्स, 10⁻⁻14 मीटर्स की लंबाई के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमने हमारी विकास, हमारा जो विज्ञान है, हमारी जो भौतिकी है, वो इतनी अंदर घुस गई है, इतनी विकसित हो चुकी है कि हमने इतनी छोटी रेडियस लंबाइयों के बीच में भी घुस गए हैं। उसके अंदर क्या है, इतनी छोटी लंबाई के अंदर क्या है, वो भी हमने मालूम कर लिया है, क्वार्क्स। और इतने 10⁻⁻14 मीटर से लेकर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज, जो कि हमारे विश्व का आकार है, विश्व मतलब जिसमें पूरा ब्रह्मांड, सब मिल्की वे वगैरह सब शामिल हैं, उसकी लंबाई रफली 10⁻26 मीटर्स। तो जो पूरा परास है रफली 10⁻14 से लेकर 10⁻26 तक, तो रफली 10⁻40 का नंबर आ रहा है रफली। देख रहे हैं ना आप, 40 का नंबर है, 10⁻40 का पूरा परिसर है। इसी तरह समय में देखें तो सबसे छोटी जो उम्र मालूम पड़ी है हमें अभी तक, वो लगभग हमें 10⁻22 सेकेंड्स, जो कि पार्टिकल्स, जो रेडियो एक्टिविटी के बारे में तो आप जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं ना। अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, किसी रेडियम में से निकलते हैं, जिससे कि मैडम क्यूरी को उस पर नोबेल प्राइज़ मिला था। मैडम क्यूरी एक अकेली साइंटिस्ट हैं जिनको कि 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। कोई बात नहीं। तो 10⁻22 सेकेंड्स के समय है उन पार्टिकल्स का, जो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और बहुत शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 सेकेंड कितना छोटा होता है। मैं आपके साथ आधे घंटे तक बात कर रहा हूँ, 30 मिनट, मतलब 30 × 60 = 1800 सेकेंड, रफली 1800 सेकेंड बात करूँगा। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस समय की बात मैं कर रहा हूँ, 10⁻22 सेकेंड्स। मैं इसको सोचने में भी बहुत ज़रा ताकत लगानी पड़ती है। और इससे जो जितनी नॉलेज हमें आज तक है, इस समय 10⁻22 से लेकर 10⁻18 सेकेंड्स, जो कि पूरे विश्व की जिंदगी, इससे मानव जाति की विश्व जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ब्रह्मांड की जो बारे में जो एक कैलकुलेशंस की गई हैं, जो रफ कैलकुलेशंस की गई हैं, वो उसकी लाइफ 10⁻18 सेकेंड्स। आप इसको बरसों में बदल के देखिए, कितने बरस बनेंगे। मानव का तो इतिहास लगभग 10 करोड़ साल का मैंने बताया था आपको, लगभग 10 करोड़ साल का होमो सेपियंस का। होमो इरेक्टस उससे पहले भी थे, जो कि लगभग 1 करोड़ साल पहले होमो इरेक्टस खत्म हो गए लगभग। तो इससे आप परास देखिए, 10⁻22 से लेकर 10⁻18 तक। फिर से नंबर 40 का आ रहा है, 10⁻22 से लेकर 10⁻18 तक। फिर से नंबर 40 का आया। ये 40 का अंक बड़ा बढ़िया है। अली बाबा 40 शौर में ही 40 नहीं था, यहाँ पर भी 40 है। द्रव्यमान, इसी तरह से द्रव्यमान को अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल, जिसका कि मास हम जानते हैं, उसका साइज तो नहीं जानते, मास जानते हैं, रफली 9.1 × 10⁻31 kg, या रफली 10⁻30 kg कह लें। राष्ट्रीय और से लेकर पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का जो एस्टिमेटेड मास है, जो एस्टिमेटेड द्रव्यमान है, वो रफली 10⁻55 kg है, रफली 10⁻55 kg। अंदाज़ा लगाइए कितना है। तो ये रफली हुआ 10⁻55 30, रफली 85 ऑर्डर्स। तो 40 40 85। तो ये जो 40 का संख्या है, 40 के और गुणकों की संख्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्या नेचर, क्या पैटर्न छुपा हुआ है इसमें, हम अभी तक इसको खंगालने में सफल नहीं हो पाए हैं। शायद कुछ ना कुछ इसमें पैटर्न है। तो ये कह सकते हैं कि देश दुनिया के अंदर या हमारे सामने जितनी भी परिघटनाएं हो रही हैं, जितनी भी फिनोमिनाज हैं, उनकी रेंजेस इन्हीं रेंजेस के बीच में है। समय का रेंज 10⁻22 से लेकर 10⁻+18 सेकेंड्स के बीच में। सिमिलरली लंबाइयाँ जो हैं, जो ज्ञात लंबाइयाँ हैं, 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻26 मीटर के बीच में। और द्रव्यमान जो हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर है। मैं सिर्फ द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ द्रव्यमान, जो कि सब जगह अचर रहेगा, चाहे आप चंद्रमा पर जाएं, चाहे आप मंगल पर जाएं, चाहे आप कहीं जाएं, चाहे आप दूसरे सौर मंडल में चले जाएं, कहीं चले जाएं।
तो उसको 10⁻30 जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से लेकर 10⁵ kg के बीच में ही रहेगा। ऐसे जितने भी हमारे, ये देखिए आपको एक, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक न्यूमेरिकल एस्टिमेशन हो कि जो वैल्यूज़ है, वो जो मान है, जो वेरिएबल्स के मान हैं, वो किस रेंज में रहते हैं। तो आप इसका अंदाज़ा आपको लग गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब आपको जितना डिस्कशन मैंने अभी तक किया है पिछले 3 एपिसोड्स में और आज मिलाकर के, इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि भौतिकी के अंदर आप गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के मात्राओं के बारे में बात करते हैं, दोनों तरह के परिचलनों पर बात करते हैं। आपके लिए गुणात्मक जितना ज़रूरी है उतना ही मात्रात्मक है। मात्रात्मक भाव ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो वहाँ पर आपको इन परिघटनाओं के बारे में एक सीधी सोच देते हैं, सीधी समझ देते हैं। ये याद रखिएगा, भौतिकी के जितने भी नियम हैं वो सार्वभौमिक है, वो सार्वभौमिक हैं, सब जगह हैं, सार्वत्रिक है। समान नियम हर जगह लगेगा, अदरवाइज कोई नियम नहीं है। नाभिक के बारे में कोई नियम नहीं है, नाभिक के बारे में सारे मॉडल है। नाभिक किस तरह से काम कर, नाभिक के अंदर क्या है, परमाणु के अंदर क्या है, वो सब मॉडल्स हैं, नियम नहीं है। गुरुत्व का नियम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विद्युत चुंबकत्व के नियम है, एम्पियर का नियम है, फैराडे का नियम है, लेंज का नियम है। तो आप चाहे जहां चले जाएं, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस है, डी ब्रोगली का नियम नहीं है। बोर का मॉडल है, बोर का नियम नहीं है, वो शेप बदलती है अलग ग्रहों पर अलग। कभी और चर्चा मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि जो दूसरी जगहों से, ये जो हमारे पृथ्वी ग्रह पर दूसरे मेट्रियॉइस या दूसरी ग्रहों के जो पत्थर हैं वो आते हैं, केटर्स में गिरते हैं, तो उनको हम कैसे पहचानते हैं। वो इसी तरह से पहचानते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ दूसरे नियम हैं, कुछ दूसरे मॉडल्स हैं। वहाँ पर मॉडल्स का फॉर्म यही मॉडल नहीं है जो कि हमारी धरती पर है। तो ये बहुत जितने भी नियम हैं, ध्यान रखिएगा, नियम हाइपोथेसिस में और मॉडल में बड़ा अंतर है, या थ्योरी में बड़ा अंतर है। तो जितने भी नियम है वो सार्वभौमिक है, मतलब कहीं पर भी चले जाइए, कभी भी रहिए, हर जगह एक से ही रहेंगे। हाँ, एक तीसरी चीज़ है इसको समझने में, सन्निकटन, मतलब अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए आपने 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे, एक कोई वस्तु समान गति से, समान चाल से गति करती है। कभी कोई ऐसा होता है क्या? कभी कोई देखी है कोई गति क्या आपने, जो कि हम हर समय एक ही गति से, एक ही स्पीड से या एक ही चाल से चलती रहे? कभी नहीं होता, कभी हो नहीं सकता। लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं और फिर उसके बाद में चीज़ों को जोड़ते हैं। देखिए सब ये कहते हैं ना अक्सर कि भाई गुरुत्वीय त्वरण जो है, आपने हमेशा पढ़ा है, गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लेकिन अब आप इसको वास्तविकता में देखना चाहते हैं तो एक पत्थर और एक कागज़, दोनों चीज़ें एक साथ गिरा करके तो देखिए। आपने क्या देखा इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में कि मेरा पेन जल्दी ज़मीन पर पहुंच गया, यहाँ पर किताब पर गिर गया, जबकि कागज़ को गिरने में ज़्यादा समय लगा। इसका अर्थ क्या हुआ? क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं था। यहाँ पर क्या था, जब मैं ये कहता हूँ कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण किसी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो मैं वहाँ पर बहुत सारी अप्रॉक्सीमेशंस लगा रहा हूँ। वो अप्रॉक्सीमेशंस क्या है कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो गया। एयर रेजिस्टेंस को मैंने कहा कि वो नेग्लिजिबल है ही नहीं, जबकि इस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर पूरा, यहाँ पर शीतलन, वायु शीतलन यंत्र, एयर कंडीशनर चल रहा है, उसका भी थोड़ा असर है। तो जब से मैंने ये कागज़, ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो आपने देखा होगा पेन जल्दी गिर गया और कागज़ बाद में गिरे। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? और जबकि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि सब गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, जहाँ आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। उस वातावरण के बजाय एयर है, हवा है, हम उसको एकदम से महसूस करना भी कर पा रहे हों, लेकिन जिसका ये जो एयर रेजिस्टेंस है भारी वस्तुओं पर कम काम कर पाता है, कम प्रभावित कर पाता है, और हल्की वस्तुओं को ज़्यादा प्रभावित कर पाता है। आप जरा इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करके देखिएगा। देखिए मैं एक इसी एक्सपेरिमेंट को इस तरह से करता हूँ। देखिए कागज़ वही है, पेन वही है, कागज़ वही है, पेन वही है। अब मैं इसको गिराता हूँ, दोनों वस्तुएं एक साथ गिरी। आप देख लिया होगा यहाँ पर क्या हुआ कि जो एयर रेजिस्टेंस था, जो वायु का प्रतिरोध था, उसको मैंने ख़त्म कर दिया कागज़ के ऊपर वजन डाल के। आप इस एक्सपेरिमेंट को एक बार और तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। मैंने इसको गुड़मुड़ी कर दिया बिल्कुल, जिससे कि इसका एरिया बहुत कम हो जाए। अब मैं गिराता हूँ, देखिए दोनों एक साथ गिरे। हुआ क्या कि जब मैंने इसको कागज़ को गुड़मुड़ी बना दिया, छोटा कर दिया, तो इसका एरिया कम हो गया और एयर रेजिस्टेंस का प्रभाव मैंने नेग्लिजिबल कर दिया, कम कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने अप्रॉक्सीमेशंस करते करते एक नियम का प्रतिपादन किया। वो नियम क्या था?
नियम क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये प्रोसेस फिजिक्स के लॉज को निकालने के प्रतिपादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में जितने भी नियम आप पढ़ेंगे, सब जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे या जितने भी फिलॉसफीज आप पढ़ेंगे, वो उसमें सन्निकटन या निर्भर या ये जो अप्रॉक्सीमेशन है वो उसमें समाहित है। अदरवाइज कोई भी मोशन आप नहीं देख सकते जो कि पूरी तरह से एक समान हो। कोई गाड़ी आपने एक समान चलते हुए देखी है क्या दोस्तों? आप जब सवाल करते हैं या कोई भी प्रश्न करते हैं यांत्रिकी का, तो आप ये मान कर चलते हैं कि एक समान चली है, v = u + at आप सूत्र लगाते हैं या दूसरे सूत्र लगाते हैं, तो हमेशा a को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो कभी हो नहीं सकता। तो ये सब सन्निकटन के उदाहरण हैं। बहुत की प्रौद्योगिकी और समाज, देखिए कोई भी अवधारणा आगे नहीं चल सकती अगर वो समाज से जुड़ी हुई ना हो। मैंने बीच में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश की, बहुत सारे उदाहरण मैंने लिए जो कि वारशिप से जुड़े हुए थे, जो कि मेडिकल साइंस से जुड़े हुए थे, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए थे। इस पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। आपने सबने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा। हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को मानते हुए। आप इसके बारे में पढ़ेंगे अगली कक्षा में, अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया कैसे, कि इलेक्ट्रॉन को हमने तरंग मान लिया। इलेक्ट्रॉन कण है ना, अब इसको जब हमने स्पीड दी तो इसके कण को ना मान के इसको तरंग मान लिया। और जब ये इलेक्ट्रॉन की तरंग किसी पार्टिकल पर गिरती है, वहाँ पर गिरती है, तो उस पार्टिकल के गुणों को निकालती है। जैसे कि उसी तरह से जिस तरह से कि आप मेरी शर्ट का रंग हरा देख रहे हैं। कैसे देख रहे थे? एक बार पुनः मैं याद दिलाता हूँ आपको कि सफ़ेद प्रकाश मेरी शर्ट पर गिरा, वो प्रकाश पूरी तरह से मेरी शर्ट पर अवशोषित हुआ और अवशोषित होकर के वहाँ से मेरी शर्ट के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर कुछ हुआ और उस कुछ से दोबारा एक बाकी सारे कलर्स तो अंदर दबे रह गए, सिर्फ हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित हुआ। तो मेरी शर्ट का रंग आपने देखा हरा। कैसे देखा? क्योंकि उस पर किसी पार्टिकल का इंटरेक्शन हुआ। इसी तरह से आप इनको आगे बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हमने पार्टिकल्स को देखा तो हमें पार्टिकल्स की या अणुओं की संरचनाएं मालूम हुई कि अणु कैसे होते हैं, अणुओं के अंदर बीच में क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप्स, जो कि हमें साइंस के कुछ रूल को, उन नियमों को और कुछ उसके प्रतिपादकों को इस्तेमाल करते हुए हमने इन तकनीकों को बनाया। उन तकनीकों से हमें दोबारा से पार्टिकल्स को और अच्छी तरह से देखने का मौका मिला और वहाँ पर हमें क्वांटम डॉट्स मिले। जो सारे ये जो सारे आप कंप्यूटर देख रहे हैं ना, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था आज से 2 साल पहले और आप देखते रहे होंगे रोजाना कि पूरी की पूरी बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी भी एक एल्पिन की नोक पर आ गई है। वो कैसे आ गई है? वो इसी एक सतत प्रयास का हिस्सा है कि साइंस ने टेक्नोलॉजी को बनाया, टेक्नोलॉजी ने नई साइंस को बनाया, नई साइंस ने फिर से एक नई टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, फिर से एक नई साइंस बनी एंड सो फार सो ऑन। तो ये ध्यान रखिए कि टुडेज साइंस इज टुमारोज टेक्नोलॉजी, यस, बट टुडेज टेक्नोलॉजी गिव्स बर्थ टू ए न्यू साइंस। इट इज़ नॉट ओनली द केस ऑफ मटेरियल साइंस। दोस्तों, मटेरियल साइंस एक ऐसा एरिया है जिसमें कि आप खूब पैसा कमा सकते हैं। शिक्षा का एक बहुत बड़ा उपयोग पैसा कमाने में भी है, आपको अपनी जीविका कमाने के लिए भी है। इस पूरे दुनिया भर में जितनी रिसर्चेज हो रही हैं उसकी लगभग 70% फंडिंग मटेरियल साइंस पर जा रही है दोस्तों। और ये सबसे एक्साइटिंग एरिया है इस समय और ये समाज की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऐसे एरिया चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, समाज क्या चाहता है? समाज किस तरह से सोचता है? आपकी कार 1000 किलो की, रफली 1000 किलोग्राम की, उसमें आमतौर से 2 लोग बैठे ऑन एन एवरेज। उन दोनों लोगों का द्रव्यमान कुल मिलाकर कितना होगा? 200 किलोग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, मैंने 200 किलोग्राम मान लिया, हर दोनों को 100-100 किलोग्राम का मान लिया, तो पूरी कार का द्रव्यमान कितना हो गया? 1200 किलोग्राम। अब 1200 किलोग्राम में जो आप चलाने के लिए पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, जो फ्यूल खर्च कर रहे हैं, वो फ्यूल तो आपको 1200 किलोग्राम खींचने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी भी तो खींचेगी उसी फ्यूल से। और लेकिन उसका उपयोग कितने में है? सिर्फ 200 किलोग्राम को आगे करने में, सिर्फ 200 किलोग्राम को खींचने में। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है कि 200 किलोग्राम को आपको खींचना है और आपको जानबूझकर 1200 किलोग्राम को खींचने के लिए ताकत लगानी पड़ रही है। जो फ्यूल खर्चा करना पड़ रहा है वो 1200 किलोग्राम के लिए करना पड़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि जो मोटर गाड़ी के जो पार्ट्स हैं उनको लोहे का बनना जरूरी है, क्योंकि उनके लिए एक नियत मैकेनिकल प्रॉपर्टी चाहिए, यांत्रिक गुण चाहिए कि वो जिनका टेम्परेचर बढ़ जाए वो पिघले नहीं। उनमें एक नियत तरीके का टेंसाइल स्ट्रेस चाहिए, उनमें एक नियत तरह पूरी इंजीनियरिंग इस पर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो मैं बोल रहा हूँ आगे। तो उस सब
पार्टिकल्स से, वो सब सिस्टम चाहिए। कल को कुछ हमारे पास ऐसे सिस्टम बन जाए कि जिसमें प्रॉपर्टीज तो लोहे जैसी ही हो, प्रॉपर्टीज तो उसके गुण तो लोहे जैसे हो, सारे सारे मैकेनिकल गुण, लेकिन उसका द्रव्यमान बहुत कम हो, उसकी डेंसिटी बहुत कम हो, प्लास्टिक पॉलीमर्स। ओके, इस तरह के एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉयज आजकल यूज होते हैं। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉयज आजकल यूज हो रहे हैं बहुत सारी गाड़ियों में, स्पेसशिप में भी वो यूज हो रहे हैं, लेकिन अभी वो हमारी गाड़ियों में यूज नहीं हो पा रहे हैं, थोड़े दिनों में होने लगेंगे। आप अपने जीवन काल में देख लेंगे कि आपकी गाड़ी का इंजन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय का होगा, ना कि लोहे का होगा, क्योंकि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें मिला करके हम दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं। पूरी सुपर कंडक्टिविटी इसी तरह से डेवलप हो रही है। तो देख रहे हैं समाज क्या चाहता है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आप अपने जीवन काल में पाएंगे जो गाड़ी आज आपकी 20 किलोमीटर पर लीटर देती है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो कोई गाड़ी शायद अभी नहीं देती है, 4 पहिया वाहन की बात मैं कर रहा हूँ, वो वाहन अगर उसमें प्लास्टिक के इस तरह के सामान लगेंगे जो कि एरोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ और दूसरी मैकेनिकल थर्मल प्रॉपर्टीज़ को सपोर्ट करें, तो वही गाड़ी आपको 70 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देगी। समाज यही चाहता है आपसे, और समाज इस तरह से कैसे होगा? ये भौतिकी, प्रौद्योगिकी, मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, इन सारे एरियाज़ को मिलकर के काम करना होगा, और ये सारे एरियाज़ मिलकर के इस तरह की चीज़ों को बनाएंगे। इसी तरह से देखिए, मैंने आपको जब हीट इंजन की बात कर रहा था मैं आपसे, तो ऊष्मा गतिकी के मैं कह रहा था कि उसके नियम जो हैं वो इंजन्स और हीट इंजन्स को देख करके बने हैं। मैक्सवेल साहब की मैंने बात की कि सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज बनाए। इस सब में सबसे पुरानी चीज़ को मैं भूल गया। हिस्टोरिकल, मैंने शुरुआत हिस्टोरिकल से की थी, सबसे पुरानी चीज़ को दोस्तों मैं भूल गया। मैंने, आप याद कीजिए, मैंने बात की थी होमो इरेक्टस से, कि लोग भूमिपेट का, आप कभी मौका लगे तो इस तरह की गुफाओं में जाइएगा जो कि लाखों साल पुरानी है। दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा है पूरे दुनिया की जो गेव्स अभी मौजूद है, और लेकिन अभी जो है हमारे हिंदुस्तान में भी एक बड़ी बढ़िया जगह है, भोपाल के पास एक जगह है भीमपेटका। इस भीमपेटका का कुछ महाभारत के साथ कुछ संबंध है, मैं उसको अभी नहीं बताना चाहता हूँ। तो आप कभी इन भीमपेटका में जाइएगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह से पत्थरों में काम किया हुआ है। खैर, मेरा प्रश्न यहाँ पर उसको इंगित करना नहीं है, लेकिन एक होमो इरेक्टस की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाना। उन्होंने अग्नि, मुझे याद है, मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, सबसे पहले दिन स्टार्ट किया था तो अग्नि का से शुरू किया था कि किस तरह से घर्षण हुआ, दो पत्थरों को बीच में एक दूसरे से मारा, घिसा, और उससे वहाँ से अग्नि निकाली, और उस अग्नि से उन्होंने अपने लिए मांस को गर्म किया और पकाया, और उससे अपना जीविका चलाई। अग्नि क्या है, घर्षण क्या है, और उसके बाद में माचिस आई। देखिए, अग्नि साइंस थी, साइंस का नाम बहुत पुराना नहीं है, शायद 400 बरस पुराना, 400-600 साल पुराना ही है, लेकिन दे वर एग्जिस्टिंग। मैंने, आप याद कीजिए, मैंने शुरू में कहा था कि विज्ञान का रूप शायद उतना ही पुराना है जितनी की मानवता है, विज्ञान उतना ही पुराना है जितना कि मानवता है। अब मैं उसको प्रूफ, उसके एक वेरिफिकेशन की तरफ आ रहा हूँ। आपने अब महसूस कर लिया होगा दोस्तों कि अग्नि साइंस है, घर्षण उसका, अग्नि एक इफेक्ट है, टेक्नोलॉजी है, साइंस उसकी घर्षण है, फ्रिक्शन है, जिसको कि हमारे पूर्वजों ने समझा था, और उसके बाद में हम उसको माचिस तक ले आए। ये मॉडर्न साइंस है, जहाँ पर कि हमने केमिस्ट्री को भी इसमें जोड़ा और इस तरह की चीज़ों को जोड़ा। तो इस तरह से सब साइंस का, विज्ञान का, भौतिकी, रसायनी या जीव विज्ञानी, जो भी कुछ, उन सबके मिलन से ही आगे चीज़ें बढ़ती हैं। और मैं यहाँ पर हालांकि भौतिकी की बात कर रहा हूँ, मेरे सारे उदाहरण भौतिकी के थे, और आगे आने वाले उदाहरण भी मुख्यतः भौतिकी के होंगे। लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ भौतिकी है, सारे उदाहरण साथ मिले हुए हैं। ये नेचर तो एक है, हमने और आपने मिलकर के इसको कई भागों में विभक्त किया है। इसी तरह से दोस्तों सिलिकॉन चिप आई, सिलिकॉन चिप बनी इसी कंडक्टर से, मटेरियल्स को पढ़ करके, और उसने आज देख रहे हैं आप कि सारे कंप्यूटर्स बना दिए, और इतने कंप्यूटर में इतनी चीज़ें आ गई। नई चीज़ है, वैकल्पिक ऊर्जा का संसाधन हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। आपने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब को देखा है, और ये आपके पुस्तक में है, और आप जरूर पढ़िएगा कि किस देश में, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी आपसे कि अलग अलग सभ्यताओं में विज्ञान का विकास किस तरह से हुआ है, और कहाँ कहाँ किस किस वर्षों में हुआ है। यूरोप में पिछले 400 साल की कहानी है, हमारे देश में, हमारी सभ्यता में ये 20 की कहानी है, 5000 साल की लगभग पुरानी कहानी है, और होमो इरेक्टस से मैंने स्टार्ट किया था। तो इस सब आपकी पुस्तक में पूरी लिस्ट है एक, कि कहाँ कहाँ के वैज्ञानिक ने क्या क्या काम किया, और किस देश के थे। हमारे देश के भी इसमें शामिल हैं। प्रयोग तथा सिद्धांत मैंने बताया, कई सारी दफ़ा मैं इधर से उधर जाता रहा, और मैंने प्रयोगों से बताया कि प्रयोगों से
कई दफ़ा हमने प्रयोगों से रिज़ल्ट निकाले हैं, कई दफ़ा हमने रिज़ल्ट से प्रयोग निकाल किए हैं, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो न्यूक्लियर फिशन का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो SEM का एक्सपेरिमेंट हो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हों, चाहे वो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप्स हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दोस्तों, प्रकृति में 4 तरह के मूल बल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है, दुर्बल नाभिकीय बल है। इन चारों बलों को हम एकीकरण करके देख सकते हैं और इस पर नोबेल प्राइज़ मिला है। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, उसको बलों का एकीकरण किया गया है। आप इन चारों बलों को आप अपनी पुस्तक से पढ़िएगा। इन चारों के रेंज अलग हैं। गुरुत्वाकर्षण बल इन सब में सबसे हल्का है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर है। सबसे ज़्यादा परमाणु बल है प्रबल परमाणु बल, जिसको कि अगर हम एक माने तो विद्युत चुंबकीय बल 10⁻² हैं, परमाणु बल जो 10⁻13 ऑर्डर के हैं, गुरुत्वाकर्षण बल 10⁻13 के ऑर्डर के हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम आगे बढ़े हैं और इस तरह से ये सब विषय आगे बढ़ा है। उम्मीद है आपको यह अध्याय सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। धन्यवाद। दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा हमेशा कि जितने भी भौतिकी के नियम हैं ये सब चलायमान हैं। आज सही है, आज कुछ जिस रूप में आप देख रहे हो सकता है आगे आने वाले 500 बरस के बाद या 50 बरस के बाद भी आपको उनको इस तरह से ना देखें। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट पर आधारित हैं। आप ध्यान दीजिए कि 400 बरस पहले तक माना जाता या 200 बरस पहले तक भी माना जाता था कि द्रव्यमान उसका अस्थिर रहता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान अस्थिर रहता है, द्रव्यमान को किसी और रूप में नहीं देखा जा सकता। लेकिन पिछले कुछ न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन और थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के एक्सपेरिमेंट्स ने हमें दिखाया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो द्रव्यमान अस्थिर नहीं रहा, द्रव्यमान, ये नियम बदला, फिजिक्स का नियम बदला पिछले 200-150 साल में कि द्रव्यमान स्थिर नहीं रह सकता, द्रव्यमान चलायमान, द्रव्यमान गतिशील है, द्रव्यमान को दूसरी शोध में लिया जा सकता है। जितने भी नियम हैं दोस्तों, जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे प्रोविजनल है, सारे के सारे नियम प्रोविजनल हैं। किस कसौटी पर प्रोविजनल है? जब तक कि एक्सपेरिमेंट उनको सत्यापित करते हैं। एक बात और ध्यान कीजिए, जितने भी नियम हैं सब एम्पेरिकली इवॉल्व हैं, इनको प्रूव नहीं कर सकते आप इनको सिर्फ सत्यापित कर सकते हैं। इसीलिए वेरिफिकेशन का लॉज का, साइंस में लॉज का वेरिफिकेशन होता है, साइंस में लॉज का प्रूफ नहीं हो सकता। प्रूफ ऑफ लॉज इन साइंस, इस वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं है। जो सबसे बेसिक नियम जो आज तक माना जाता है वो दोस्तों ऊर्जा का संरक्षण माना जाता है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ये भी नियम हो सकता है कि कल को कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डेवलप हो जो कि ये कहे कि साहब नहीं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जब मैं ऊर्जा कह रहा हूँ तो इसमें द्रव्यमान सम्मिलित है, ऊर्जा द्रव्यमान सम्मिलित है। ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकती है स्टैंडर्ड मॉडल के हिसाब से, और द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, ये तो हमने देखा है। ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकती है, जो कि हमारे ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी या जो एक्सपेरिमेंट जिनीवा का है, जिसमें कि हम गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं, हिग्स बोसॉन ढूंढ रहे हैं, जो कि गॉड पार्टिकल तो नहीं है, डेफिनेटली इट विल बी ए गुड पार्टिकल, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब से थोड़ी फिजिक्स बदलेगी, और अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी हैव अनदर मॉडल विद अस कॉल्ड स्ट्रिंग थ्योरी। तो हमारे सारे एक्सपेरिमेंट फिर स्ट्रिंग थ्योरी पर आधारित होंगे। इसके बाद में लेकिन ऐसा भी मत सोचिएगा, एक ग्रुप का सोचना है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो व्हाट नेक्स्ट, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे, जब हम ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा और हम हिग्स बोसॉन को खोज लेंगे और हम लोग किस तरह से एग्जिस्टेंस में आए, मैटर किस तरह से बना, ग्रह किस तरह से बने, इसकी प्रक्रिया को समझ लेंगे, उसके बाद भी फिर करने को बहुत कुछ बाकी होगा। क्योंकि ध्यान रखिए, हर ज्ञान की बूंद हमें दर्शाती है कि अज्ञान का अभी सागर और बचा है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।